हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खासा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि हम पियाजे की थ्योरी और वाइगॉत्स्की की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करते हैं हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है कोलबर्ग थ्योरी। जो कोलबर्ग की थ्योरी है इन्होंने किसके ऊपर दी थी? मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर, नैतिक विकास। कोलबर्ग का नैतिक विकास। सबसे पहले जो नैतिक विकास है उसके बारे में हमें पियाजे ने बताया था, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी ना वो अधूरी रह गई थी। हमें इतना अभी सीटेट के लिए इतना इनफ है कि जो पियाजे थे उन्होंने भी नैतिक विकास की क्या है थ्योरी दी थी, लेकिन वो क्या है अधूरी रह गई थी, जिसके कारण क्या कोलबर्ग ने उन्हीं की थ्योरी को क्या है आगे बढ़ाया था। तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर आप बोलोगे कि हाँ हमें करनी है तो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम करते हैं कि कोलबर्ग ने कैसे दी थी मॉरल की थ्योरी, नैतिक विकास। कोलबर्ग ने जो है ना पियाजे के सिद्धांत को क्या है आगे बढ़ा था। उन्होंने क्या है एक स्टोरी दी थी। जो कोलबर्ग थे ना उन्होंने क्या, उनकी एक वाइफ थी, उनका नाम था हिंज नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने क्या है अपनी ही वाइफ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा बीमार थी, तो उसके लिए क्या दवाइयाँ चाहिए थी, लेकिन वो दवाइयाँ क्या है एक ही दुकान पर मिल पा रही थी, जिसके कारण क्या है जो दुकानदार था वो मन चाहे मूल्य मांग रहा था। मतलब कि मान लो 100 रुपए की दवाई है तो वो बोला था कि मैं तो 1000 लूंगा। तो उसने क्या है हिंज ने सोचा कि वो चोरी कर लेता है, तो इससे क्या उसकी पत्नी की जान बच जाएगी। अब कोलबर्ग सोचता है कि अगर वो पियाजे के अनुसार देखे तो ना ही उसकी खुद की इच्छा थी चोरी करने की, और ना ही उसको क्या है किसी संस्कृति ने बताया। मतलब ना तो पियाजे की थ्योरी काम आई, ना ही वाइगॉत्स्की की। तो उन्होंने क्या है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से पूछा, उन्होंने बच्चे थे जो अलग अलग एज ग्रुप के, उनको इन्वॉल्व किया और उनसे पूछा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें ठीक है और कौन सी नहीं। तो इससे क्या है दो चीजें निकल के आई थी हमारी, एक मॉरल डायलेमा, एक मॉरल रीजनिंग। एक तो क्या है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कन। जो नैतिक विकास क्या होता है, नैतिक विकास होता है हमारा जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट है, जब हम सही और जो गलत के ऊपर हमारी जो सोच होती है, हमारा बिहेवियर होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम मॉरल डेवलपमेंट। तो जो दो चीजें निकल के आई थी, जो हिंज की जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी, हिंज ने किया था एक्सपेरिमेंट, उससे दो चीजें निकल के आई थी। एक तो आई थी मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। इसको क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा। इसके अंदर क्या होता है, इससे हमें पता नहीं लगा सकते कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इसको क्या है जो सही और गलत को चुनने में क्या हमें मुश्किल आती है, तो उसको बोलते हैं हम नैतिक दुविधा। एक आई थी मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। मोरल रीजनिंग क्या होती है, इससे हम सोचते हैं कि जो हमें कि क्या गलत है और क्या सही है, हम क्या डिसीजन लें। तो ये चीजें आती है। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा एग्जाम है, हम एक ही दिन हमारे दो पेपर हैं, हम सोचेंगे मान लो एक दिन सीटेट का पेपर भी है और एक दिन आपका एसएससी का सीजीएल का पेपर है उसी दिन, तो आप सोचोगे कि मेरे को क्या करना है, ये एग्जाम दूं या ये एग्जाम दूं, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो उसको तो बोलते हैं मॉरल डिलेमा। और जब हम ये देखते हैं कि किसकी सैलरी अच्छी है या फिर कौन से पेपर की हमारी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी है और हम ये क्या है क्रैक कर पाएंगे, और फिर डिसीजन लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। की सारी चीजें देख के हम सोचते हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। तो इसी तरीके से सेम क्या है जो हिंज था, उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या जो मैंने किया वो सही था या गलत था। तो सभी के जो आंसर आए थे ना वो हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या है वो बिल्कुल अलग अलग थे। तो जो कोलबर्ग थे ना उन्होंने क्या है 3 स्टेजेस बताई थी इसकी। जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है ना उसकी क्या है 3 स्टेजेस बताई थी। वो कौन कौन सी हैं 3 स्टेज हैं जो हमारी, पहली स्टेज आती है हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो ये स्टेज होती है ये होती है हमारी 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनकी होती है। फिर आती है हमारी
कन्वेंशनल स्टेज। जो ये स्टेज होती है ये होती है हमारी 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं ना उनकी। और जो तीसरी स्टेज है वो आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो स्टेज होती है ये होती है हमारी 13 से अबव जो बच्चे होते हैं ना उनकी होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो इंग्लिश में आप इसको समझ ले प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, क्योंकि जो हिंदी है ना उसमें हमारे जो नेम है वो बार बार क्या चेंजेस होते रहते हैं, तो उससे क्या है हम अच्छे से हमें समझ नहीं आता। तो इसमें जो प्री कन्वेंशनल होती है ना, इसमें जो बच्चों को ध्यान में रखा गया कि 4 से 10 साल के बच्चे आते हैं, इसमें जो बच्चों को पता होता है वो सोचते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग सोचते हैं। वो बताते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा ने बोला है वही सही है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी। कन्वेंशनल स्टेज के अंदर 11 से 18 साल के जो बच्चे आते हैं, इस स्टेज में जो बच्चा है इसमें तो क्या बच्चा अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो बच्चा है ना वो समाज के समाज के अकॉर्डिंग चलता है। और इसमें जो बच्चा होता है ना, जो थर्ड स्टेज होती है जो हमारी 13 साल से अबव की है, इसमें क्या है दुनिया में क्या गलत है और क्या सही है ये हम अपने मन को देखते हैं। हमें अगर लगता है कि नहीं ये चीज सही है तो हम करते हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है तो हम क्या है वो चीज नहीं करते हैं। तो जो ये 3 स्टेजेस थी ना, इनको क्या है आगे चलकर जो कोलबर्ग थे ना उन्होंने क्या किया, इनको 2-2 स्टेज में बांट दिया। अब जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है मतलब कि पूरा पारंपरिक स्तर, इसको क्या है उन्होंने नाम दिया, जो सबसे पहली आती है स्टेज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन मतलब कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड व आज्ञा पालन, इसका मतलब क्या है, इसके नाम से हमें पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं 4 से 10 साल के, उनको नैतिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, ना ही उनको पता होता है, उनमें इस चीज़ की कमी होती है। तो वो क्या है जो उसके माता पिता उसके जो बड़े होते हैं उन्होंने जो बोला होता है उसी को वो क्या है सही मानते हैं। और उनको लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी क्या है हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या है इससे करते हैं। ये है स्टेज 1। अब जो स्टेज 2 है वो कौन सी है, वो है म्यूचुअल भी बोल सकते हैं इसको, म्यूचुअल भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज इंडिविजुअलिज्म। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बच्चा है ना वो देखता है कि इसके भी नाम से पता चलता है, जैसे एक्सचेंज है, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। हम देखते कि बच्चा उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी तोड़ देता है, और जब हम उससे पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया तो वो क्या बोलते हैं, नहीं पहले इसने मेरी तोड़ी या पहले इसने मेरे को मारा। तो उस तरीके से जो बच्चा है ना जैसा उसके साथ किया जाता है वो दूसरों के साथ क्या है वैसा ही करता है। अगर उसके साथ अच्छा होता है वो दूसरों के साथ अच्छा करता है, अगर उसके साथ बुरा होता है तो वो दूसरों के साथ क्या है बुरा करता है। अब आती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज के अंदर स्टेज नंबर 3, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर होता है जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, और इंट्रा होता है जब हम अपना जो क्या कहते हैं अपना कंपैरिजन खुद से ही करते हैं ना, अपने अंदर ही झांकते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा। इसके अंदर क्या इसको एक और बोलते हैं, एक तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, एक गुड बॉय और गुड गर्ल भी बोल सकते हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल। इसके भी हमें क्या नाम से पता चलता है, रिलेशनशिप अच्छा संबंध बनाएंगे या गुड बॉय या गुड गर्ल। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सोचता है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो क्या है सब लोग उसकी क्या है तारीफ करेंगे, सब लोगों की क्या है उसके साथ क्या है मतलब रहने में क्या अच्छा लगेगा। तो इस चीज में बच्चा खुद अच्छा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के अकॉर्डिंग क्या है काम करता है।
फिर आती है हमारी स्टेज नंबर 4, 1, 2, 3 एंड 4। जो फोर्थ स्टेज है उसका नाम है सोशल सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर। सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, ओरिएंटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इस अवस्था के अंदर जो बच्चा है ना, वो समाज के अकॉर्डिंग देखता है, उसके अकॉर्डिंग रूल फॉलो करता है कि ये सही है या नहीं। अगर मान लो एग्जाम्पल है, रेड लाइट है, हमें क्या है क्रॉस नहीं करनी है और हम एम्बुलेंस में है तो वो रेड क्रॉस नहीं करता, चाहे उस व्यक्ति की भले ही जान क्यों ना चली जाए। तो इसमें क्या, जो समाज ने नियम बना दिए सो बना दिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चा सोचता है। फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर है स्टेज नंबर 5। इसका नाम है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं हम सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें अगर कोई व्यक्ति होता है ना, मतलब किशोर ही इन्वॉल्व होंगे 13 से ऊपर, तो वो मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही बनाए गए हैं, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है ना तो हमें वो नियम तोड़ देने चाहिए। माना कि समाज ने हमें नियम बनाया है कि रेड क्रॉस आती है, रेड लाइट शो होती है, तो हमें क्या है क्रॉसिंग नहीं करनी है। बट अगर किसी की जान जा रही है तो हमें क्या है वो रेड लाइट है जो वो क्रॉस कर देनी चाहिए, हमें रूल क्या है तोड़ देने चाहिए, चाहे इसके बदले क्या है कुछ भी हो। तो इसमें क्या है बच्चा देखता है कि जो समाज के जो रूल्स है वो एक हद तक ही फॉलो करनी है, जब तक लोगों का भला हो रहा है। अगर लोगों का भला नहीं हो रहा तो हम क्या उस रूल को तोड़ सकते हैं। फिर आती है हमारी स्टेज नंबर 6, ये है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस स्टेज को जो है हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं, बच्चे बोलो या लोग, क्योंकि बड़े हो चुके होते हैं, वो देखते हैं, वो अमूर्त रूप से भी सीखते हैं। इसमें लोग जो होते हैं ना अपनी जान खेलकर भी दूसरों की क्या है जान बचाते हैं। इस एज तक तो बहुत ही कम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या बच्चा देखता है कि अगर मैं इसका भला करूंगा, कोई नहीं, मुझे करना चाहिए, भले ही क्या है हमें खुद को चोट क्यों ना लग जाए। तो ये थे हमारी पियाजे की 3 स्टेज, और हर एक के अंदर क्या है 2-2 स्टेज बताई गई हैं। अब क्या है, जो कोलबर्ग है और जो पियाजे थे उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है। पियाजे के सम्मान ही जो कोलबर्ग थे ना, उन्होंने भी नैतिक निर्णय है कि सब लोग क्या है एज वाइज जैसे क्या है अलग अलग सबकी सोच होती है, वो अलग अलग तरीके से ही क्या सोचते हैं। और जैसे पियाजे ने बताया था सेम वैसे ही कोलबर्ग ने भी बताया कि हम जो सोचते हैं हमारी नैतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मतलब कि मॉरल डिलेमा टाइप और मॉरल रीजनिंग टाइप। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या क्या, आलोचनाएं। सबसे एक क्रिटिसिज्म है जो उसके बारे में तो क्या पूछा भी जाता है। जैसे इन्होंने क्या है तो जेंडर बाइस थी इनकी जो थ्योरी है ना, वो कैसी थी इनकी थ्योरी, जेंडर बाइस। मतलब इन्होंने क्या है जो अपनी थ्योरी थी ना उसमें केवल लोगों को ही शामिल किया था। उन्होंने क्या है जो गर्ल्स थी, जो महिलाएं थी, उनको क्या है शामिल नहीं किया गया था। और इन्होंने बताया कि जो लेवल ऑफ जो मॉरल थिंकिंग होती है ना वो हमारी एज के ऊपर क्या है डिपेंड करती है, एज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना उनको भी ज्यादा नॉलेज होती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, कोई बात नहीं अगर हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो और क्या था, जो कोलबर्ग थे इन्होंने बताया था कि जो मॉरल रीजनिंग है वो सार्वभौमिक होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मॉरल रीजनिंग है ना कई बार हमारी संस्कृति है उसके ऊपर भी क्या है इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या है जो मेन था हमारा जेंडर वाइज है, जेंडर वाइज के बारे में ही क्या पूछा जाता है कि जो कि सबसे बड़ी आलोचना क्या, उन्होंने किसको इग्नोर, इन्होंने क्या है कल्चर को भी क्या इग्नोर कर दिया था। इन्होंने क्या कि सिचुएशन